प्रिय श्रोतागण नमस्ते प्रिय श्रोतागण। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ महान रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर्वत यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत यात्रा। प्रातःकाल मुंशी गुलाब खां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। शौरी बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल, ज़रा छोटे नवाब को सलाम करने जाना है। शौरी, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें ज़बान ना खुला करो। शौरी, पूछती तो हूँ, पैदल जाने में हर्ज ही क्या है? गाड़ी वाला 1 रुपये से कम ना लेगा। गुल, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे? चालान ना करवा दूँ? शौरी, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वो क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हो? हाकिम की कैसी पूछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम के दोस्त को भी हाकिम ही कहा जाता है। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी करने चला जाता हूँ। यही इसी में बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा ले आई। खां साहब ने नेफ्रोन का साफा बांधा और चले। शीरी बोली, अरे रे, पान तो खाते जाओ। गुल, हाँ लाओ, हाथों में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेक बख्त, हुक्काम के सामने पान खा कर जाना बेअदबी है। शौरी, आओगे कब तक? खाना तो यही खाओगे ना? गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र ना करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊँ। कोई मुझे पूछे तो कहला देना बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूँ? गुल, छोटे साहब के बंगले पर, सरकारी काम से जाना है। तांगा, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, ये मैं कैसे बता दूँ? यह तो हो ही नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को ना कहें और मैं उठकर चला आऊँ। सरकारी काम है ना जाने कितनी देर लगी। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दे। आदमी को गुरूर नहीं करना चाहिए, गुरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ, जिसको देखा कि रियाया को ईज़ा पहुँचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तांगा, हुजूर पुलिस बड़ा अंधेर करती है, जब देखो बेकार, कभी आधी रात को बुलवा भेजा, कभी फजर को। मरे जाते हैं हुजूर, उस पर हर मोड़ पर सिपाही को पैसे चाहिए, ना दे तो झूठा सा चालान कर दे। गुल, हाँ भाई सब जानता हूँ, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो डाके को भीतर ना ले जाना, बाहर फाटक पर ही रोक देना। टांगे वाला, अच्छा हुजूर अच्छा। अब देखिए, ये सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, ज़रा सी बातों पर मैं इन छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से इस बच्चा की खबर लूँगा, मुअत्तल ना करा दूँ तो कहना। गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं है। तांगे वाले को भी ये बात अच्छी लगी। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था। आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम तो हमें करना चाहिए, आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है, खुदा की नज़र में तो सब इंसान बराबर हैं। बैरा, हुजूर को अल्लाह सलामत रखे। क्या बात कही है, हक़ तो यही है कि आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतज़ार करते हैं कि ये हाथ उठाओ, साहब को इत्तला कर दूँ। गुल, आराम में हो तो रहने दीजिए, अभी कोई जल्दी नहीं है। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाज़ी पर से तो कब के उठ चुके हैं, कागज़ वागज़ पढ़ते होंगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो भाई वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना? बैरा,
हाँ हुजूर, अब तो बड़े मज़े में हैं। जब से हुजूर ने उसके घरवालों को बुलाकर डांट दिया है तब से तो कोई चू भी नहीं करता। लड़की हुजूर को जान माल से दुआएं देती है। बैरे ने साहब को खां साहब के आने की इत्तला दी और क्षण भर में खां साहब जूते उतार कर साहब के सामने जा बैठे और सलाम करते हुए फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ ओ ओ, ये आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, कुर्सी पर बैठिए, आप हमारा दोस्त है। हाँ हुजूर, चाहे मेरे को आफताब ही क्यों ना बना दें, पर मैं तो अपनी हकीकत जानता हूँ ना। बंदा उन लोगों में से नहीं है जो हुजूर के करम से हर हरफ पढ़कर ज़मीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। काटन, हाँ साहब, आप बड़े ही अच्छे आदमी हैं। हम आज के 5वें दिन नैनीताल जा रहा है, वहाँ से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहाँ जाता है। हाँ साहब, नैनीताल तो क्या बरेली तक भी ना गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहाँ कभी नहीं गया? साहब की नज़रों से गिर ना जाते। साहब समझते कोई रईसा नहीं, ये तो चरकटा है। बोले, हाँ हाँ हुजूर, मैं तो कई बार हुआ हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है? हम तो पहली दफ़ा जाता है। सुना है बड़ा, बहुत बड़ा शहर है। हाँ बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर ऐसा भी कुछ खास बड़ा नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरता? यहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। हाँ हाँ, मेरी हुजूर ना पूछें, कभी कहीं ठहर गया कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के अकबाल से सब जगह दोस्त हैं। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है, मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे। हम किफ़ायत में काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है ना, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? हाँ साहब, बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब बचाव का कोई उपाय ना था, कहना पड़ा जैसा हुजूर चाहें आपके साथ ही चलूँगा, मगर अभी मुझे ज़रा देर है। काटन, ओह कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता और ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही अपने दोस्त को जगह का इंतज़ाम करने को लिख दें। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा। हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कै न लगी थी। 10 बजे तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना। यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ खबर न थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में से थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुंचे 10 बज चुके थे। कुंवर साहब बाहर निकल गए थे। मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुंवर साहब बोले, कहिए खां साहब, किधर से? खां साहब, अरे साहब से ज़रा मिलने गया था। कई दिन पहले बुला बुला भेजा, मगर फुर्सत ही ना मिलती थी। आज उनका आदमी ज़बरदस्ती खींच के ले गया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूं? कुंवर, यार तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो, जो आता है तुम्हारा दम मारने लगता है। मुझे वे मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? हाँ, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम कि क्यों ये सारे हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी ख़ास कुर्सी पर मुझे बिठा दिया। कुंवर, अपनी ख़ास कुर्सी पर? हाँ हाँ साहब, मैं तो हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे, चाय सब भी कुछ आ गया। यूं कही कि खासी दावत हो गई। ये मेहमानदारी देखकर भाई मैं तो दंग रह गया। कुंवर, वो तो सभी दोस्त करना जानते हैं। हाँ अजी, दूसरा क्या खां की दोस्ती करेगा? अब तो हद हो गई, मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर कर लिया। कुंवर, सच? खां कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा ये तो किसी तरह नहीं मानते, तो वादा ही करना पड़ा। आज के दिन ही कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हरज है? हाँ सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं,
इससे जाते ही डर लगता है। आप तो हो ही आए होंगे। हाँ, मैं तो कई बार हो आया हूँ। हाँ, इधर कई साल से नहीं गया। कुंवर, क्यों साहब? पहाड़ों पर चढ़ते-चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाइए तो पहाड़ों पर पानी ऐसा खराब होता है ना कि एक बार जो लत लग गई तो प्राण लेकर ही छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले जितने भी लोग जाते हैं उनमें से बहुत कम ही जीते लौटते हैं, और संगृहिणी तो प्रायः सभी को ही हो जाती है। कुंवर, हाँ सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी पहाड़ों के पानी की निंदा की। लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ दुख होत न जाई बखानी। खाम, तो ये इतने अंग्रेज क्यों जाते हैं बसाहब? लोग अपने वक्त के लुकमान हैं। इनको कोई काम मसलत से हासिल नहीं होता, खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फ़ायदा ना होता तो क्यों जाते? ज़रा ये तो सोचिए। व्यास, यही सोच सोच कर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनका देखे था कि धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी भाई हमारी आंखें नहीं खुलती। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए, वहां से लौटे तो मुझे नसीहत दी, खबरदार कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर कोई बात तो देखी होगी, तभी तो ये नसीहत दी थी। वाजिद, हुजूर खां साहब जाते हैं, जाने दीजिए। आपको मैं जाने की सलाह ना दूंगा। ज़रा सोचिए तो, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह। ज़रा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का खड्ड। नीचे देखा और थरथरा के आदमी नीचे गिर पड़ेगा। और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारे न्यारे हो गए, जल बन के कबाब हो जाएंगे। हाँ, और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं वो? वाजिद, उनकी तो और ही बात है भाई साहब। हाँ, और बात कैसे? क्या वे आदमी नहीं है? वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे? है आप में इतना दम? हुजूर, उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, टट्टुओं पर जाएंगे। वाजिद, टट्टुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर, टट्टुओं पर? भाई हमसे ना जाया जाएगा, कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के ना रहे। लाला, घिरे तो हड्डियां तक ना मिलें। व्यास, प्राण तक तो चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद, एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, ना कि पहाड़ की ऊंचाई। कुंवर, वहां सड़क पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुडेर नहीं बनी हुई है। वाजिद, खुदाबंद, मंजिल के रास्ते में मुडेर कैसी? कुंवर, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहाँ घेंगा निकल आता है। कुंवर, अरे भाई ये बड़ा बुरा रोग है, तब मैं वहाँ जाने का नाम भी ना लूँगा। हाँ, आप लाल साहब से पूछें कि साहब लोग जो वहाँ रहते हैं इनको घेंगा क्यों नहीं हो जाता। लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला? फिर उनका अकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए हैं, इस वक्त डींग मार रहे हैं। क्यों साहब, आप कितने दिन वहाँ रहे हैं? हाँ, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, अच्छा, आप किस मोहल्ले में रहते थे? हाँ, गड़बड़ा कर, जी, जी मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे? हाँ, देखिए याद आ जाएगा तो बताता हूँ। वाजिद, जाइए भी, नैनीताल की सूरत तक तो देखी ना होगी, गप हाँक दी कि 4 बरस तक रहे। हाँ, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही है, मैं तो कभी नैनीताल नहीं गया, बस अब तो खुश। कुंवर, आखिर आप क्यों नहीं बताते कि आप नैनीताल में कहाँ ठहरे थे? वाजिद, कभी गए हो तो बताएं ना। हाँ, कह तो दिया मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहाँ घेंगा निकल आता है, वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, वहाँ पर हर रोज़ 10-5 आदमी गड्ढे में गिरा करते हैं, तो अब आप क्या फ़ैसला करते हैं? वहाँ जो मज़े हैं वह यहाँ ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटे रहने पर भी मुलाकात नहीं हो सकती है। उनसे वहाँ उनसे वहाँ 24 घंटों का साथ रहेगा। मिस्सों के साथ झील में सैर करने में मज़ा आ जाएगा।
अजीज सैकड़ों अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहाँ रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ ज़िंदगी भर ना होगा। बस और क्या कहूँ। कुंवर, वहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ जनाब, दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत ना मिलेगी। कुंवर, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। हाँ तो बस तैयारी कीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो वो सब भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। व्यास, पर्वत कंदराओं में वैसे कभी कभी योगियों के दर्शन भी हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब सुना है, 200 साल के योगी वहाँ मिलते हैं। जिसकी ओर एक बार आँख उठा कर देख लें उसे समझो चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चलें तो इस ठाठ से चलें कि वहाँ के लोग भी कहें कि कोई लखनऊ के रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथनी को ज़रूर ले चलिए। वहाँ कभी किसी के हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे ना, गंगा जमुना हौदा चमकेगा तो लोग दंग रह जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो तो पूछना क्या। कुंवर, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेज बताना बदलना चाहिए। लाला, हाँ डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा तो ज़रूर हो। हाँ, जब तक वहाँ किसी दोस्त को तार दे दीजिएगा कि एक पूरा बंगला ठीक कर ले, छोटे साहब को हम उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे, अफसर हैं। हाँ, उनको लाने का जिम्मा हमारा, खींच खींच कर किसी न किसी प्रकार ले ही आऊँगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब मैं समझूँ नैनीताल जाना पारस हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, सफ़र की तैयारियां हो गईं। प्रातःकाल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइएगा, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूँगा। यह खत लिखवा कर कुंवर साहब अंदर बैठ गए तो देखा उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं। कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज रात को, देखिए ये नहीं हो सकता, कल बच्चे का मुंडन है, मैं एक ना मानूंगी, आप ना होंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुंवर, तो आपने पहले ही क्यों ना कहला दिया, पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही नहीं करता। रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है, कल ना सही 2-4 दिन बाद सही। कुंवर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ तो और क्या, 2-4 दिन बाद चले जाना, क्या साइड टली है। कुंवर, आहा, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात को ही मुझे लेने आएंगे, आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे। रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे ही हुआ करते हैं, छोटे साहब के साथ कुछ बिक तो नहीं गए ना। कुंवर, मैं क्या कहूँ कि मैं कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। राजेश्वरी, तो क्या हो गया, वह छोटे साहब हैं क्या, मैं कुछ नहीं जानती। कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूँ, क्या बहाना करूँ। रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर हंसकर, आहा हा, कितना आसान कर दिया है ना अपने समस्या को, ऐसा हो सकता है कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूँगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ, तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती हो नहीं, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेज़ों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का वाला है या निगोड़ नाठा है, त्योहार और त्योहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुंवर, भाई हमसे तो कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया हम जाने नहीं देंगे, अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा, तुम ही लोगों में से तो महफिल की शोभा होगी, और अपने यहाँ कौन बैठा है। कुंवर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वह दफ्तर चले गए होंगे, मेरा सब असबाब बन चुका है, नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका हूँ, चलने की तैयारी करो, अब तो नहीं रुक सकता। रामेश्वरी, कुछ भी हो जाए जाने ना पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन के बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, अरे वहाँ कौन से लड्डू धरे हुए हैं। कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में फंसे, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते और अपने दिल में
वो अपने दिल में कहेंगे अच्छे बेहूदे आदमी के साथ पाला पड़ा है, अगर जाते तो स्त्री से बिगाड़ हो जाती, साली मुंह फुला लेती। इस चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हुजूर कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंवर, भाई कुछ ना पूछो, बड़े ही संकट में हूँ। वाजिद, क्या हो गया हुजूर, कुछ तो फरमाइए। कुंवर, यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार प्राचीन काल से ही ये ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना, संसार में तो ऐसा कोई देश नहीं। कुंवर, जी हाँ, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को छू भी नहीं गई। वाजिद, हुजूर अकल के पीछे तो हम लट लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार कुछ कहते क्यों नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुंवर, नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती है मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी, चले जाओगे तो मुझे रंज होगा। बतलाइए अब क्या करूं, ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी। पूछो, मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं है, एक मैं ना होऊंगा ना सही, मगर उन्हें कौन समझाए। व्यास, दीन बंधु नारी हट तो लोग प्रसिद्ध ही है। कुंवर, अब ये सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाए। वाजिद, बड़ा नाजुक मामला आ पड़ा है हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना वैसे बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो फिर भी हाकिम ही है। कुंवर, मैं तो भाई बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। लाला, हुजूर अब बाहर न बैठें, मेरी तो सलाह है कि कुछ सिर पर पड़ेगी, हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजीब पसीने की जगह खून गिरा देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हाँ, मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है, आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने हाफते हुए कहा, हुजूर को आया है, तो उन सरकार का बुलावा है। कुंवर, कौन है, पूछा नहीं। खिदमतगार, को रंगरेज है सरकार, लाला लाला मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुंवर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम लोगों के हाथों में है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की में से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे। भाई हाथ पाँव फूल गए, अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक दूसरे को ठेल रहे थे। लाला, बढ़ जाओ वाजिद अली, क्या देखते हो। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला, आदमी ही तो है वह भी, खा तो ना जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब 2-3 मिनट से खड़े थे, अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़ कर बोले, वह कौन आदमी है, कुंवर साहब से बोलो काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांध कर बोले, खुदावंद, कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो उनकी तबीयत थोड़ी भारी हो गई, इस वक्त आराम में हैं, बाहर नहीं आ सकते। काटन, ओहो, यह तुम क्या बोलता है, यह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हाँ हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। काटन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर इत्तेफाक है। काटन, हमको बहुत अफसोस है, कुंवर साहब से जाकर बोलो हम उनको देखना मांगता। वाजिद, हुजूर बाहर नहीं आ सकते। काटन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाके देखेगा। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए काटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी और ऊपर की ऊपर। काटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की ओर आते देखा तो गिरते गिरते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट, मुझे देखने आ रहे हैं, मैं चारपाई पर ले जाता हूँ, चटपट लिहाफ निकलवा, मुझे उड़ा दो, 10-5 शीशा लाकर इस गोल मेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटा कर कहा, मेहरी दरवाज़ा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर सबको देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा पर गर्मी के दिन थे, जोड़े के कपड़े संदूकों में बंद थे। झटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ लाकर कुंवर साहब को ओढ़ा दिए गए। फिर अलमारी से कई शीशे और कई बोतलें निकालकर मेज़ पर चुन दिए और मेहरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। काटन साहब ज्यों ही पहुँचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और कराते हुए कहा, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूंका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था, खां साहब हमसे कहता था आप तैयार है, कहाँ दर्द है। हुजूर, पेट में बहुत दर्द है,
बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम सिविल सर्विस को भेज देता, सिविल सर्जन को भेज देता, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा। आप घबराइए नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आए। रोज़ा बख्शाने चले थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर, भाई ये तो नई बला गले पड़ी। वाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए, ऐसा ना हो कह वे देर करें और सिविल सर्जन यहाँ पर सर पे सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की तो फीस बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जाना आफत में है। अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान मानो। वाजिद अली ने फिटन तैयार करवाई और खां साहब के घर पहुंचे तो वे असबाब बंधवा रहे थे। उन्होंने सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए आपको बुलाया है। हाँ, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल गया कि सारा खेल ही बिगाड़ के रख दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं, कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 200-400 के वारे न्यारे हैं, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहाँ मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हुए हैं। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब एनमा लिए हुए कुंवर साहब की चरपाई के सामने बैठे हुए थे। हाँ, मैं तो हुजूर के बंगले से ही चला आ रहा हूँ। कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द नहीं है, मुझे कभी कभी ये मर्ज हो जाता है और आप अच्छा भी हो जाता है। डॉक्टर, ओह आप डरता है? डरने का कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, अरे डरने का कोई बात नहीं, ये सब आदमी यहाँ से हट जाए तो हम 1 मिनट में आपको अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर से कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाइए, इन रईसों के फेर में ना पड़े। ये लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया करिए। डॉक्टर साहब की समझ में ये बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सर से बला टली। खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खां साहब आप बड़े ही वक्त पर आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खां, जनाब 200 चटाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं तो बिला पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेज़ों का तो हाल आपको मालूम ही है, बात के बड़े पक्के होते हैं। कौन यह भी कह दिया ना कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इत्तला कर दें और कह दें कि वह सफ़र करने लायक नहीं है। हाँ साहब, और रुपये दिए किसी लिए? क्या ये मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब की होगी बड़ी तारीफ। बेचारे ने आपको हमारे बंगले के आसरे पर होटल का इंतज़ाम भी ना किया था और मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही बताइए। हाँ, यह चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था, आप साफ कहते थे। आज एक सख्त ज़रूरत से रुकना पड़ गया, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूँगा, ना कोई इंतज़ाम, कोई ना कोई तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी भी आप जाने का इरादा कर रहे हैं? हलफ से कहता हूँ मैं आपको जाने ना दूंगा। यहाँ ना जाने कैसी क्या पड़े। मियाँ वाजिद देखो, आपको तो घर कहला दो, 12 ना जाएंगे। हाँ, आप अपने साथ मुझे भी डुबोना चाहते हैं। छोटे साहब आपसे नाराज़ हो भी जाए तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गए तो सब खराब हो जाएगा। कौन, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब, आपकी तरफ कोई तिरछी नज़र से भी नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं है, मैं भी नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेंगे। हाँ, अब वह इज्जत करें ना करें, जब आप इतना इसरार कर ही रहे हैं तो मैं इतना मुरव्वत तो नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊँ। यह तो हो ही नहीं सकता। ज़रा सी देर के लिए घर चला गया, उस पर तो इतना तावान देना पड़ा। नैनीताल चला जाऊँ तो शायद आपको कोई उठा के ही ले जाएगा। कुंवर, मज़े से 2-4 दिन जल से देखेंगे। नैनीताल में कहाँ वह मज़े मिलते व्यास जी। अब तो यूँ नहीं बैठा जाता। देखिए आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए और कुछ रंग जमे। तो दोस्तों ये थी कहानी
कैसी लगी आपको मेरी कहानी और मेरे सुनाने का अंदाज़? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और कल कुछ और नया लेकर हाज़िर होती हूँ, कुछ वीडियो या कुछ नई कहानी। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप लोग मुझे कोई मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत कमेंट्स और मैसेज आते हैं, तो इसमें मैंने अपना यूपीआई लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और उत्साह मिले और मैं और नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर, कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूँ। थैंक यू सो मच।